Hello students, welcome to SIS online classes. This is your biology class. Student, today we will start with unit 5 human physiology. Okay, आज हम लोग unit 5 human physiology start करेंगे. Human physiology के अंदर बेटा आप लोगों के 7 चैप्टर्स आएंगे टोटल. ओके, चैप्टर 16 जो होगा आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा एंड चैप्टर 17 इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. इसी तरह से 19 आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का होगा एंड 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में एंड 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड लास्ट इस यूनिट का चैप्टर होगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर. ओके, कम टू पेज नंबर 258 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सबसे पहले हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, देखिए, फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जो फूड होता है, खाना होता है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, छोटे हों बड़े हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों या प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हो, जितनी भी तरह की लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? फूड होती है. ठीक है. द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स are also required in small quantities. अब हम लोग बात करते हैं मेजर कंपोनेंट्स की. ओके, मेजर कंपोनेंट्स किसे बोलते हैं बेटा? जो हमारा फूड है उसमें आपको कुछ मेजर कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे. वो मेजर कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गई, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया एंड मिनरल्स हो गया. आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. इनकी भी हमें ज़रूरत होती है स्मॉल क्वान्टिटीज़ में. फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़. जो फूड होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है और उससे जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिल रहे हैं वो हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है और हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, अगर वो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं किसी भी कारण से तो उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है. द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. और जो हम वाटर लेते हैं, ठीक है, हमें खाने के साथ साथ वाटर की भी नीड होती है और जो हम वाटर लेते हैं वो भी हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किस में करता है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में. एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी. और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, मीन्स जितनी भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट की वाटर की नीड होती है. अगर वो प्रॉपर अमाउंट वाटर का कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या? डिहाइड्रेशन हो जाता है. डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में फूड एंड वाटर की नीड रहती है. ठीक है. बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. अब हमारी बॉडी में जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी इनको ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती है. दे हैव टू बी ब्रोकन. इनको क्या करना पड़ेगा? हमें ब्रोकन करना पड़ेगा, मीन्स तोड़ना पड़ेगा. एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. जब हम इसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, इसको ब्रोकन डाउन करेंगे स्मॉलर कंपोनेंट्स में, और इसके बाद ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म. और इसी जो प्रोसेस क्या है? जैसे हमने खाना खाया तो वो हमारा खाना कैसा था? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था. मीन्स वो खाना क्या था? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में था. अब हम उसको हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं. ओके, अब हम क्या करेंगे? उसके लिए हम उसको ब्रोकन डाउन करेंगे. ठीक है.
और कैसे ब्रोकन डाउन करेंगे, उसको सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ताकि जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे से सेल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, ना कि वो कॉम्प्लेक्स जो हमने फूड खाया था उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड बायोकेमिकल मेथड्स, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। ये आपको फिगर दिखाया गया है आपका जनरल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें आपके कौन कौन से ऑर्गन्स काम में आते हैं डाइजेशन में, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमेशा आप याद रखेंगे, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी, ओरल कैविटी से। दैट इज़ ओरल कैविटी आपका कहाँ आता है, आपकी माउथ में आता है, ठीक है। और इसका एंड कहाँ पर होगा, थ्रू एनस, ओरल कैविटी टू एनस। ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बीच के जितने भी ऑर्गन्स काम में आ रहे हैं वो सारी क्या करेंगे, आपके फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स फूड आप खाएंगे उसको सिंपल सब्सटेंस में, सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। आपको मैंने ये इंट्रोडक्शन बताया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको जो हमने फूड खाया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में, और उसके लिए हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत होगी हमारी बॉडी में। तो इसलिए सबसे पहले अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा वो सब हम लोग इसमें देखते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब क्या बता रहा है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जितने भी ऑर्गन्स काम में आ रहे हैं, ठीक है, उन सभी ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। और इसके साथ साथ बेटा कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होंगी। ग्लैंड्स क्या करेंगी, ग्लैंड्स का अपना अलग काम होगा, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितनी ऑर्गन्स हैं उनका अपना अलग काम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग आते हैं एलिमेंट्री कैनाल पर। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्टिंग होती है उसकी कहाँ से होती है, एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर मीन्स आगे का, ओके, द माउथ। और क्या है वो एंटीरियर ओपनिंग, हमारी माउथ है। एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, और उसके बाद वो कहाँ ओपन होगी, एनस में। द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। और हम माउथ को, जो हमारा माउथ है, इसी को हम ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी की कहीं पर भी बात हो रही होगी तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर माउथ की बात हो रही है। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ। आपने देखा होगा आपके माउथ में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहाँ पर आपको नंबर्स ऑफ टीथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। मस्कुलर टंग होगी, मसल से बनी है ना हमारी टंग, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर टंग बोलते हैं। यहाँ इसमें कोई भी बोन नहीं है, ओके, इसलिए आपको एक मस्कुलर टंग देखने को मिलेगी, नंबर ऑफ टीथ्स मिलेंगे। ईच टूथ इज़ एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है। ईच टूथ की बात हो रही है, टीथ होता तो नंबर्स ऑफ टीथ, लेकिन यहाँ पर टूथ की बात हो रही है। टूथ मीन्स सिंगल टीथ, जो हर एक टीथ है वो एक एम्बेडेड है। कहाँ पर एम्बेडेड है, मीन्स लगा हुआ है, किसमें, सॉकेट ऑफ जॉ, जो हमारा जबड़ा है उसमें क्या है, ये सारी टीथ एम्बेडेड हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थैकोडॉन्ट। और इसी टाइप के अटैचमेंट को, जो हमारे टीथ्स हैं, ठीक है, वो एक सॉकेट ऑफ जॉ में क्या है, एम्बेडेड है, मीन्स लगे हुए हैं इसी, ठीक है। तो इसी एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन को हम क्या बोलते हैं, थैकोडॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। थैकोडॉन्ट आपसे पूछा जाता है अगर, तो आप बताएंगे ईच टूथ दैट इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन इज कॉल्ड थैकोडॉन्ट, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, ओके। आप लोगों ने सुना होगा ना कि हमारी पूरे जीवन काल में, ठीक है, मेनली यहाँ पर मैमल्स की बात हो रही है, तो आपको इनमें 2 तरह के टीथ देखने को मिलते हैं पूरी लाइफ में, ठीक है।
कौन कौन से दो तरह के टीथ्स होते हैं? अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ। ठीक है, तो आपको ये दो तरह के टीथ्स के नेम याद रखने हैं जो आपकी पूरी लाइफ में निकलते हैं। वो कौन से होते हैं? टेम्पररी मिल्क होते हैं, ठीक है, जिनको हम नॉर्मली दूध के दांत भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम टेम्पररी मिल्क कहते हैं। और डेसिडुअस टीथ रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। और जो हमारी डेसिडुअस टीथ्स होते हैं, ठीक है, टेम्पररी मिल्क या फिर डेसिडुअस टीथ जो दूध के दांत होंगे, इसी के दो नेम हैं। कौन कौन से दोनों नेम हैं? टेम्पररी मिल्क बोलेंगे या फिर डेसिडुअस टीथ कहेंगे। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, दूध के दांत जिसे बोलते हैं। अब ये जब गिर जाएंगे तो इसकी जगह पर दूसरे दांत निकलते हैं। ठीक है, तो ये इनको रिप्लेस कौन करता है? अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। इसको रिप्लेस करेगा हमारी जो परमानेंट टीथ हैं, जो हमारे ये पूरी लाइफ तक चलेंगे। ओके, या फिर हम जिसको एडल्ट टीथ भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज़ कॉल्ड डाइफोडोंट। और इस टाइप के जो डेंटिशन है, ठीक है, इस टाइप का जो डेंटिशन है इसको हम डाइफोडोंट कहते हैं। ठीक है, डाइफोडोंट में आपकी दो तरह के टीथ्स की बात हुई थी। कौन कौन से दो तरह के टीथ थे? एक तो टेम्पररी मिल्क टीथ थे, और ये जब टेम्पररी मिल्क मीन्स जो दूध के दांत हैं, ये जब गिर जाते हैं तो इसकी जगह पर रिप्लेसमेंट होके क्या मिलता है हमें? परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ हमारे वापस आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। आपको पता होगा जो हमारे एडल्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें आपको 32 टीथ्स देखने को मिलते हैं, विच आर 4 डिफरेंट टाइप। अब ये जो 32 डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, इनके भी आपको 4 तरह के डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी 4 तरह के डिफरेंट टाइप्स होते हैं? एक होता है हमारा हेट्रोडोंट। ओके, ओके बेटा जी, ये 4 तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये जो चारों तरह के टाइप्स हैं, इन चारों तरह के टाइप्स को हम बोलेंगे हेट्रोडोंट डेंटिशन। नेमली, अब ये जो 4 तरह के टीथ्स हैं, इनके अलग अलग नाम आपको बताए गए हैं। ओके, नंबर 1 होगा आपका इंसीजर, दैट इज डिनोटेड बाई आई, कैपिटल आई। कैनाइन, सी से लिखा है आपके सामने। प्रीमोलर्स, पीएम, एंड मोलर्स, ठीक है, दैट इज रिटन एज कैपिटल एम। ये आपके 4 टाइप्स के जो टीथ्स होते हैं, ठीक है, ये चारों तरह के टीथ्स को हम हेट्रोडोंट डेंटिशन कहते हैं। ओके, आपके 4 टाइप्स के टीथ कौन कौन से होंगे? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ये 4 टाइप्स के आपके टीथ्स होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर आई, सी, पी, एम एंड एम। ठीक है, तो जो अब इन टीथ्स का अरेंजमेंट कैसे होगा? तो ये क्या होते हैं? ये 2 भाग में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। अपर एंड लोअर जॉ मीन्स जो हमारा जॉ है, ठीक है, जो हमारे दांतों का जबड़ा है, वो क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना, अपर एंड लोअर। ठीक है, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग। अब इन दोनों में क्या है? ये टीथ्स क्या हैं? आधे आधे हाफली क्या है? डिवाइडेड हैं। तो अब ये किस तरह से डिवाइडेड हैं और इनका डेंटल फार्मूला कैसे हम याद करेंगे? तो आप देखोगे जो 2123 अपॉन 2123 ये हमारा डेंटल फार्मूला होता है किसका? टीथ्स का। किसमें? विच इन ह्यूमन एडल्ट। ओके, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है 2123 अपॉन 2123। 2123 किसको डिनोट कर रहा है? 2 मीन्स होगा आपका इंसीजर्स, आई मीन्स होगा आई दैट इज़ 1, मतलब कि इंसीजर्स कितने प्रेजेंट हैं? 1, एक ऊपर एक नीचे। ओके, कैनाइन कितने प्रेजेंट हैं? 2। इसी तरह से प्री मोलर्स कितने प्रेजेंट हैं? 3। एंड मोलर्स कितने प्रेजेंट हैं? 3। देखिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इंसीजर्स कितने होंगे आपके? 2 होंगे, जो कि ऊपर वाली जॉ में होंगे। इसी तरह से कैनाइन आपके 1, प्री मोलार्स आपके 2 होंगे और मोलार्स क्या होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो ये आपका डेंटल फार्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। ये आपको लर्न करना है, याद रखना है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द हार्ड च्यूइंग सर्फेस ऑन द टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल, हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। अब इसके बाद में क्या बताया गया है? जो हार्ड च्यूइंग सर्फेस होती है टीथ की, वो किससे मिलके बनी होती है? जो हमारा फूड है जिसको हम मैस्टिकेट करते हैं, जिससे हम अपनी दांतों से क्या करते हैं? फूड को मैस्टिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी टीथ्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? मेड अप ऑफ इनेमल। किससे मिलके बने हैं? इनेमल से मिले हैं। और ये क्या हेल्प करते हैं? मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर। अभी देखो हम लोगों ने जो हमारी ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी थी, हमने उसमें
टीथ्स की बात की कि हमारी कितनी टीथ्स होते हैं और वो कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टंग की। टंग क्या है बेटा? टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गेन। ये आराम से मूव कर सकती है और इसको हम मस्कुलर ऑर्गेन कहते हैं। मस्कुलर ऑर्गेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किससे मिलके बनी है? मसल से। इसमें किसी भी तरह की आपको बोन नहीं दिखेगी। ठीक है। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। ये कहाँ अटैच होती है? आपकी ओरल कैविटी में फ्रेनुलम से अटैच रहती है। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले। ओके, जो आपकी टंग होती है, टंग की जो ऊपर वाला भाग देखेंगे आप, अपर सेक्शन, ठीक है, वो उसमें आपको कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको हम पैपिले कहते हैं। सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बड्स। और इसी में आपको कुछ छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको हम टेस्ट बड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट बड्स। ठीक है, जिनसे हमें क्या मिलता है? स्वाद मिलता है। ओके, स्वाद कैसे? कि खट्टा है, कड़वा है, मीठा है। ठीक है, तो ये टेस्ट बड्स होती हैं हमारी, जो कि हमारी टंग के ऊपर वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगी। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिनिक्स। अब हम लोग बात करते हैं फेरिनिक्स की। देखिए, आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पर फेरिनिक्स का दिख रहा होगा। ये जो हमारी ओरल कैविटी है, ठीक है, ये ओरल कैविटी अब कहाँ जाएगी? फेरिनिक्स से। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिनिक्स विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो ओरल कैविटी है फेरिनिक्स, ठीक है, ये कॉमन पैसेज होता है। किसके लिए कॉमन पैसेज होता है? मतलब कि जो हमने खाना खाया, ठीक है, वो भी कहाँ से जाएगा? फेरिनिक्स से होता हुआ नीचे जाएगा। और जो हमने एयर ली, एयर कौन सी लेते हैं हम? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो ली उसका भी जो रास्ता होगा, ठीक है, उसका भी जो रास्ता है जाने का, वो भी कहाँ से होता हुआ जाएगा? फेरिनिक्स से। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया। जो ईसोफेगस से क्या जाएगा? आपका खाना जाएगा, फूड जाएगा। और ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, इससे आपकी क्या पास होगी? एयर पास होगी। ठीक है, कॉल्ड ओपन इनटू द फेरिनिक्स। ये दोनों चीज़ें कहाँ ओपन होती हैं? फेरिनिक्स में जाकर ओपन होती हैं। ठीक है, अब देखिए, आपका जो फूड है वो तो ईसोफेगस से जाएगा और जो आपकी एयर है वो किससे जाएगी? ट्रैकिया विंड पाइप से। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? जो फेरिनिक्स है ये दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। अ कार्टिलेगिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको एक बेटा कार्टिलेगिनस फ्लैप देखने को मिलेगा। कार्टिलेगिनस फ्लैप मीन्स जैसे एक इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ अपनी रॉन्ग वे को ना पकड़े। ठीक है, इसलिए इन दोनों के बीच में एक ऐसा जैसे दरवाज़ा जैसा होगा, मीन्स फ्लैप होगा। तो आप इसमें क्या देख सकेंगे कि कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं जाएगी। अ कार्टिलेगिनस फ्लैप called epiglottis prevents the entry of food into the glottis, opening of the windpipe during swallowing. The esophagus is a thin long tube which extends posteriorly passing through the neck. मैंने बताया था ना आपको, जो ईसोफेगस होगा ये कैसा ट्यूब होगा? थिन लॉन्ग ट्यूब होगा, जो कि पोस्टेरियरली कहाँ से पास होता हुआ जाएगा? हमारी नेक और थोरेक्स के पास से, और कहाँ पहुँचेगा? डायफ्राग्राम एंड लीड्स टू जे शेप बैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। और कहाँ पर खुलेगा? जाके स्टमक के पास में। ओके, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट आपकी क्लास में इसके आगे का इंट्रोडक्शन और कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्री कैनाल में आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो काम आएंगे आपके डाइजेशन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहाँ तक मैंने आज आपको रीड कराया है, आपको ये एक बार फिर से एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको आप अंडरलाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट आपको अगर कोई भी डाउट्स होता है, ठीक है, तो आप ग्रुप में इसको पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है आपका द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको ये डायग्राम अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है और इसके साथ साथ आपको अपने नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। नोट्स में बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको कुछ नोट्स सेंड करूँगी। ठीक है, आप उससे देखकर भी अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी से जो जितने भी पॉइंट्स आपको लगते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करिए और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, आपको पूरा पैराग्राफ में नोट्स नहीं बनाने हैं,
आप स्मॉल स्मॉल से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट वाइज लिखिए अपने नोट्स में। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।